Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Neha, your educator for economics subject. तो लर्नर्स आज हम कर रहे हैं हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस है आज की क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चंस आपको नेट, जेआरएफ, आरपीएससी, एस्टेट, एचपीएससी, पीजीटी या फिर किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी स्टेट लेवल के पीजीटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको ये हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो भाई अगर आप चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और जरूर बताइएगा कमेंट में आपको ये क्लास कैसी लगी। तो भाई करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो ये देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द केन्जियन पर्सपेक्टिव if the economy is experiencing persistently high unemployment, मतलब कि केन्जियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, केन्जियन के दृष्टिकोण से, अगर इकोनॉमी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार हाई अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि उच्च बेरोजगारी को फेस कर रही है, उसके सामने ये सिचुएशन है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉलिसी रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर कौन सी जो सबसे अच्छी पॉलिसी है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, उसके लिए वो यहाँ पर काम करेगी। तो भाई देखो, केन्जियन के दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग यदि अर्थव्यवस्था हमारी इकोनॉमी लगातार लगातार क्या फील कर रही है, लगातार फील कर रही है हाई लेवल की अनएम्प्लॉयमेंट, हाई लेवल की बेरोजगारी, उच्च बेरोजगारी। ठीक है, तो इसके लिए हमें कौन सी पॉलिसी यहाँ पर क्या रहेगी, बेस्ट रहेगी, कौन सी उपयुक्त नीति यहाँ पर प्रतिक्रिया करेगी। तो भाई देखो, हम केन्जियन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस है हमारे, डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, increase taxes, implement contractionary monetary policy और implement expansionary fiscal policy to increase aggregate demand। तो भाई देखो, ऑप्शंस को ही समझ के हम इसका आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, की जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं उसको हम डिक्रीज कर देंगे। भाई देखो, गवर्नमेंट के खर्चे डिक्रीज करने से क्या होगा, उससे बेरोजगारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इंक्रीज टैक्सेस, अगर टैक्सेस इंक्रीज कर देंगे तो इससे क्या होगा, जो पब्लिक है उस पर ज्यादा बर्डन पड़ेगा। ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पड़ रही है, लोगों के पास काम नहीं है, वो टैक्स कहाँ से पे करेंगे। तो इसका ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। इम्प्लीमेंट कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो भाई देखो, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन हैंडल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई हैंडल करता है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, इम्प्लीमेंट एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। तो भाई देखो, एग्रीगेट डिमांड का जो कंसेप्ट है, इफेक्टिव डिमांड का, वो भी हमारा केन्जियंस ने दिया था। तो यहाँ पर क्या है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो भाई डी कैसे होगा, हम क्या करेंगे, जब इकोनॉमी में लगातार हाई अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी को, की जो पॉलिसी है उसको यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। अकॉर्डिंग टू केन्जियंस पर्सपेक्टिव प्रेजेंटली हाई अनएम्प्लॉयमेंट की, अगर केन्जियन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार इकोनॉमी में क्या हो रही है, हाई लेवल की बेरोजगारी हो रही है, तो सजेस्ट किया जाता है डेफिशिएंसी इन एग्रीगेट डिमांड, जो हमारी समग्र मांग है, यानी कि जो हमारी समग्र मांग है, कुल मांग है, उसमें क्या की जाए, कमी की जाए। और ठीक है, इन दिस व्यू अप्रोप्रिएट पॉलिसी रिस्पॉन्स वुड इन्वॉल्व गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो यहाँ पर क्या है, तो भाई देखो, हम यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जो केन्स है वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करता है, तो यहाँ पर इस पॉलिसी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन करना जरूरी हो जाता है। तो गवर्नमेंट किस पॉलिसी में इंटरवेंशन करती है, हम इकोनॉमी में दो पॉलिसी पढ़ते हैं, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट हैंडल करती है और जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारा आरबीआई हैंडल करता है। तो भाई यहाँ पर जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी तो फिजिकल पॉलिसी को लागू करेगी, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से क्या होगा, स्टिमुलेट होगी क्या, एग्रीगेट डिमांड एंड बूस्ट करेगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या है, जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, गवर्नमेंट अपना हस्तक्षेप करती है, तो जो हमारी समग्र मांग है, मानी कि जो हमारी इकोनॉमी में, पूरी अर्थव्यवस्था में कुल मांग है, वो क्या करेगी, स्टिमुलेट होगी, उसमें क्या होगा, थोड़ा सा चढ़ाव आएगा और इकोनॉमी बूस्ट करेगी, एक अच्छे लेवल पर चली जाएगी। दिस इंक्लूड इम्प्लीमेंट एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें क्या शामिल कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट हो जाएगी, क्या लागू हो जाएगी क्या, एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी चीज को विस्तार करना, किसी चीज को बढ़ा देना। तो यहाँ पर जो हमारी विस्तृत फिजिकल पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी के हमारी जो राजकोषीय नीति है वो विस्तृत हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, मतलब कि अब उसने क्या किया, अर्थव्यवस्था में केंद्र सरकार ने क्या किया, अपने फिजिकल पॉलिसी को एक्सपेंड कर दिया, उसको बढ़ा दिया, तो वो खर्चे भी करेगी। इससे क्या होगा,
इंक्रीज हो जाएंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इम्प्लीमेंटिंग टैक्स कट, तो टैक्स कट यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा और स्टिमुलेट हो जाएगा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, और इससे क्या हो जाएगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो बैलेंस हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द क्लासिकल व्यू द इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग ए रिसेशन। तो भाई देखो, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। मैक्रो में एक बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे, हम फर्स्ट जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना ही स्टार्ट करते हैं तो भाई हम क्लासिकल्स के और केन्जियंस के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हैं। इन दोनों का हमेशा से ही किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर लेके, किसी ना किसी कंसेप्ट पे लेके, किसी ना किसी थ्योरी पर लेकर क्या रहा है, एक आर्ग्यूमेंट ही रहा है। क्लासिकल्स के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है और केन्जियंस के अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जो 16th 17th 18th के सेंचुरी के जो इकोनॉमिस्ट थे उनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा गया, और जो उसके बाद के जो इकोनॉमिस्ट आए उनको केन्जियन इकोनॉमिस्ट कहा गया। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों जो इकोनॉमिस्ट है इन दोनों के बीच में हमेशा से ही क्या है, आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ कि क्लासिकल के व्यू के अकॉर्डिंग, तो भाई देखो क्लासिकल्स को हिंदी में अगर कहीं पर लिखा हो शास्त्रीय अर्थशास्त्री, परंपरावादी अर्थशास्त्री या फिर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, तो वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में ही शामिल होंगे। तो क्लासिकल की अकॉर्डिंग इकोनॉमी क्या है, एक्सपीरियंस कर रही है, क्या कर रही है, एक्सपीरियंस कर रही है, सफर कर रही है किससे, रिसेशन से। रिसेशन होता है मंदी से, विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट की, यहाँ पर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, उच्च मात्रा में है। वट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉलिसी रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर कौन सी जो पॉलिसी है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसकी लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, डायरेक्ट टैक्स, डिक्रीज टैक्सेस, रिड्यूस मनी सप्लाई, अलाउ मार्केट फोर्सेस टू एडजस्ट विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो भाई देखो, हमें क्वेश्चन में तो समझ में आ गया कि क्लासिकल की अकॉर्डिंग जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बेरोजगारी के साथ क्या हो रही है, रिसेशन आ रहा है, मंदी का सामना कर रहे हैं, तो कौन सी हम पॉलिसी को अपनाएंगे, ठीक है। ऑप्शन है, सरकारी खर्च को बढ़ाएंगे, टैक्स को कम करेंगे, धन आपूर्ति को कम करेंगे, या फिर मार्केट फोर्सेस को मतलब कि मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ देंगे अपने आप ही, विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बिना, कि वो अपने आप ही एडजस्ट कर ले। तो भाई देखो, सबसे पहले एक ये क्लासिकल्स का और केन्जियंस का जब हम पूरा कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो क्लासिकल्स है वो लॉन्ग रन की बात करते हैं और जो केन्जियंस है वो शॉर्ट रन की बात करते हैं। केन्जियंस कहते हैं कि लॉन्ग रन में तो हम सब मर जाएंगे, वी ऑल आर डाइड इन लॉन्ग रन। तो यहाँ पर एक बात और समझते हैं कि जो क्लासिकल्स है वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, जबकि केन्जियंस है, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, केन्जियन क्या है, वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को इंपॉर्टेंस देते हैं, कि वो कहता है कि अगर इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो गवर्नमेंट का सरकार का जो इंटरवेंशन है वो करना जरूरी हो जाता है। लेकिन क्लासिकल कहते हैं कि इकोनॉमी में क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग की क्या होती है, अपने आप ही पावर होती है, वो मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू अपने आप जो फोर्सेस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या है, मार्केट जो फोर्सेस है वो अपने आप एडजस्ट कर लेगी प्रॉब्लम्स को विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो यहाँ पर क्लासिकल गवर्नमेंट इंटरवेंशन को गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को यहाँ पर अलाउ नहीं करते, जबकि केन्जियंस गवर्नमेंट इंटरवेंशन को अलाउ करते हैं। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग जब हाई इन्फ्लेशन हो रही हो और उसके साथ रिसेशन भी आ रहा हो, तो इसके लिए बेस्ट पॉलिसी रहेगी मार्केट फोर्सेस को अलाउ करके विदाउट एडजस्टिंग विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो भाई देखो, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव इन सेल्फ रेगुलेटिंग नेचर ऑफ इकोनॉमी। तो क्लासिकल कहते हैं कि जो इकोनॉमी में जो उतार चढ़ाव आते हैं, हम एक कंसेप्ट भी पढ़ते हैं एडम स्मिथ का, इनविजिबल हैंड की, अदृश्य हाथ, कि जो मार्केट में अगर इकोनॉमी में कोई थोड़ी बहुत जो इम्बैलेंस चल रहा है तो वो अपने आप ही मार्केट फोर्सेस उसको लॉन्ग रन में सेट कर देगी। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का बिलीव है, उनका विश्वास है कि सेल्फ रेगुलेटिंग नेचर है इकोनॉमी का, और वो सजेस्ट करते हैं दैट विल नेचुरली एडजस्ट इन इक्विलिब्रियम इन द लॉन्ग रन। तो देखो भाई, मैंने बताया था कि जो क्लासिकल है वो लॉन्ग रन की बात करते हैं, वो कहते हैं कि वो नेचुरली मतलब कि प्राकृतिक रूप से ही अपने आप इक्विलिब्रियम संतुलन की स्थिति में आ जाएगी लॉन्ग रन में, ठीक है। तो वो मार्केट फोर्सेस को एडजस्ट करने के लिए अलाउ करते हैं लॉन्ग रन में, ठीक है, विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। लेकिन केस गवर्नमेंट इंटरवेंशन को अलाउ करता है, ये अलाउ नहीं करते, मतलब कि उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। इन द क्लासिकल्स व्यू, यानी कि जो क्लासिकल्स है यानी कि परंपरावादी अर्थशास्त्री है, उनके व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट मैकेनिज्म यानी कि जो बाजार का संयंत्र है, बाजार का जो सिस्टम है,
such as flexible wages prices are expected to restore equilibrium and reduce unemployment over a time। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो मार्केट मैकेनिज्म है, यानी कि जो बाजार में जैसे सिचुएशन चल रही है, जैसे कि वहां पर फ्लेक्सिबल वेजेस है, यानी कि जो वेजेस है यानी कि जो मजदूरी की दर है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलता, ठीक है। और जो प्राइसेस है वो क्या है, एक्सपेक्टेड है, उनसे हमें उम्मीद की जा रही है रिस्टोर, मतलब कि अपने आप ही वो सेटिंग हो जाएगी, उनकी संतुलन में हो जाएंगे और रिड्यूस हो जाएगी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, ओवर अ टाइम, एक टाइम के बाद। जो फ्लेक्सिबल वेजेस है, प्राइजेस है, एक्सपेक्टेड जो हम कर रहे हैं प्राइजेस को, फ्लेक्सिबल वेज रेट को, वो अपने आप इक्विलिब्रियम में हो जाएगी और उसकी वजह से इनविजिबल हैंड के थ्रू क्या हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगी एक टाइम के बाद। दे आर्ग्यू दैट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, वो क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, सच एज इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इम्प्लीमेंटिंग एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी मे लीड टू अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज एंड डिस्ट्रोशन द इकोनॉमी। तो यहाँ पर उनका मानना है कि अगर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग करते हैं और एक इम्प्लीमेंट करते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो कि हमारी गवर्नमेंट लगाती है, या फिर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है इकोनॉमी में, तो वो डिस्टोर्शन कर देगी, मतलब कि डिस्टोर्शन का मतलब होता है कि किसी चीज को खराब कर देगी, इकोनॉमी की जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसमें वो थोड़े बहुत जो क्या है मतलब कि डिस्टोर्शन किसी चीज को बेकार कर देगी, इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चर चल रहा है उसमें वो नुकसान कर देगी, ठीक है। तो उनका ये मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू द केन्जियन अप्रोच द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय। तो भाई देखो, केन्स की अप्रोच के अकॉर्डिंग, यानी कि केन्स के दृष्टिकोण के अनुसार उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, ठीक है, और रोजगार का, रोजगार होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का स्तर मुख्य रूप से निर्धारित होता है, मतलब कि किस प्राइमरली किस बेस पर वो हम डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो भी देखो हम बात कर रहे हैं केन्जियंस पॉइंट ऑफ व्यू की, तो हम केन्जियन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को हम समग्र मांग या कुल मांग भी कहते हैं। तो भाई देखो, जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है उसमें क्या है, हम पूरी जो डिमांड है इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में, उसकी बात करते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर चीज की डिमांड की बात करते हैं, ठीक है। तो भी देखो यहाँ पर हम प्राइमरली क्या फोकस करते हैं, अकॉर्डिंग टू केन्जियंस अप्रोच, केन्जियंस की अप्रोच के अकॉर्डिंग, केन्जियंस के दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग, द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड, यानी कि किसी वस्तु का जो आउटपुट है, किसी वस्तु का जो उत्पादन है और जो एम्प्लॉयमेंट है वो मुख्य रूप से उसकी एग्रीगेट डिमांड पर निर्धारित किया जाता है। इन द केन्जियंस पर्सपेक्टिव, केन्जियंस के दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग, चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड विच इज टोटल स्पेंडिंग इन इकोनॉमी, मतलब कि अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड में, समग्र मांग में चेंज आता है तो वो क्या है, टोटल स्पेंडिंग, टोटल का मतलब कुल स्पेंडिंग, जो कुल खर्च हो रहा है उसके अकॉर्डिंग एक इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है, जिससे क्या होता है, इन्फ्लुएंसिंग द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जिससे क्या है उसके जो कीमत के स्तर है, उसके जो उत्पादन के स्तर है, रोजगार के स्तर है, वो सभी भी यहाँ पर प्रभावित होते हैं। क्योंकि क्या है, हम इकोनॉमी में एज ए एक कॉमन गुड की बात नहीं कर रहे हैं, हम एज ए होल ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, होल इकोनॉमी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। केन्जियन इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट डिमांड, तो केन्जियन जो इकोनॉमिस्ट है, जो केन्जियन के अर्थ, जो केन्जियन पर्सपेक्टिव को यहाँ पर फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड में, समग्र मांग में उतार चढ़ाव जाते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं, कैन लीड्स टू पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक बूम्स एंड रिसेशन। तो उससे क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमी में बूम्स यानी कि जो उछाल और ये रिसेशन मंदी आती है उसका ये प्रभाव करते हैं, ठीक है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड, यानी कि एक समग्र मांग, समग्र मांग कह सकते हैं आप यहाँ पर, इसको कुल मांग कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इंडिकेट्स। तो भाई देखो, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, हम अपनी गिवन इनकम पर कितना कंज्यूम करते हैं उसका जो रिलेशन होता है, हमारी एक पर्टिकुलर इनकम होती है उस पर हम, उसमें से हम कितनी सेविंग करते हैं, कितना कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इनकम है 1000 रुपये, उसमें से हमने कंज्यूम किया 600 रुपये, उसमें से हमारी सेविंग हो गई, क्या हो गया, हमारी सेविंग हो गई 400 रुपये। तो ये क्या हो गया हमारा, कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम। तो ये हमारा हो गया कंजम्पशन फंक्शन में हम इन सभी को स्टडी करते हैं। तो कंजम्पशन हमारा हो गया 600, सेविंग हमारी हो गई 400, इनकम हमारी हो गई 1000 रुपये, ठीक है।
तो इस तरीके से हम कंजम्पशन फंक्शन को शो करते हैं। तो जो कंजम्पशन फंक्शन का जो स्लोप है, यहाँ पर क्या है, उसका ढलान पूछा हुआ, उसका स्लोप पूछा हुआ है, वो क्या इंगित करता है, क्या इंडिकेट करता है भाई? देखो, जो कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शो करता है। तो भी देखो कैसे, द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इंडिकेट्स एमपीसी, यानी कि जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है उसको शो करता है। द एमपीसी रिप्रेजेंट, यानी कि जो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो क्या शो करती है? चेंज इन कंजम्पशन रिजल्टिंग टू फ्रॉम ए चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम होती है खर्च करने योग्य आय, मतलब कि जो इनकम का पार्ट हम खर्च करते हैं, अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारे कंजम्पशन भी बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपकी इनकम 1000 रुपीज थी, तो आप उस पे से कितना कंज्यूम कर रहे थे? आप उसमें से 600 रुपीज कंज्यूम कर रहे थे। अब आपकी इनकम 1000 से 2000 हो गई है, अब आप उसमें से कितना कंज्यूम कर रहे हो? अब आप उसमें से 1000 रुपीज कंज्यूम कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, इनकम के बढ़ने से आपका कंजम्पशन का पैटर्न भी बढ़ा है। द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज पॉजिटिव। अगर कंजम्पशन फंक्शन की जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेज, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके खर्चे भी, आपके उपभोग करने की जो लेवल है वो भी बढ़ता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एमपीसी, यानी कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे कंजम्पशन भी इंक्रीज करेंगे। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मल्टीप्लायर इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच इकोनॉमिक थ्योरी। तो भाई देखो, मल्टीप्लायर का हम पूरा कंसेप्ट पढ़ते हैं। मल्टीप्लायर को हिंदी में बोलते हैं गुणक, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है, इसको किससे एसोसिएट, किससे इस ये जो सिद्धांत है, प्रभाव है, किससे रिलेटेड है? तो ये जो थ्योरी है हमारी केन्जियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, यानी कि जो केन्जियन अर्थशास्त्री है उससे रिलेटेड है। तो भी देखो, गुणक का प्रभाव केन्जियन अर्थशास्त्र से जुड़ा है, यानी कि जो गुणक है, यानी कि मल्टीप्लायर है, उसका जो प्रभाव है किससे जुड़ा है? केन्जियन इकोनॉमिक्स से जुड़ा है। इस प्रभाव के, यानी कि इस विचार से, विचार क्या है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो गुणक का प्रभाव है, यानी कि जो हमारे मल्टीप्लायर का इफेक्ट है, वो ये बताता है कि खर्च, खर्च क्या है हमारा? कंजम्पशन, या फिर निवेश, निवेश क्या है हमारा? इन्वेस्टमेंट में प्रारंभिक, प्रारंभिक का मतलब होता है इनिशियल, इनिशियल वृद्धि, वृद्धि का मतलब इंक्रीजमेंट, मतलब कि जब हमारे कंजम्पशन में और इन्वेस्टमेंट में इनिशियल लेवल पर, इनिशियल लेवल पर इंक्रीमेंट होता है, तो हमारे आर्थिक उत्पादन, यानी कि हमारा जो इकोनॉमिक जो प्रोडक्शन है उसमें बड़ी समग्र वृद्धि हो जाती है। तो हमारे बड़े लेवल पर भी उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो जाता है। केन्जियन के अकॉर्डिंग, केन्जियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, उदाहरण के लिए जब सरकारी खर्च के माध्यम से कुल मांग में वृद्धि होती है, यानी कि जब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अकॉर्डिंग से कुल मांग, यानी कि टोटल जो हमारी डिमांड है उसमें इंक्रीज होता है, तो अर्थव्यवस्था में आगे के खर्चे और आय सृजन को प्रोत्साहित करता है। तो भी देखो, इकोनॉमी में जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए स्पेंड करती है, तो इससे क्या है, और आगे के खर्च के लिए इनकम क्रिएशन को क्या करती है वो मतलब कि आय के जो इनकम के जो क्रिएशन है, इनकम के जो और फैक्टर्स है, एम्प्लॉयमेंट के फैक्टर है, उसको क्या करती है, एनकरेज करती है, जिसके क्या होता है, गुणक प्रभाव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, अब गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लगाया, गवर्नमेंट ने क्या प्रोजेक्ट लगाया, गवर्नमेंट ने किसी ठेकेदार को, किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि हम आपको लगभग 500 करोड़ रुपए देंगे, आप यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनाइए, ठीक है, आप यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनाइए। तो गवर्नमेंट ने उसको 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया। 500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में से जो वो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करेगा, वो पहले तो लेबर को हायर करेगा, लेबर को हायर करेगा, अब वो क्या करेगा, अपनी एक टीम प्रिपेयर करेगा, वो रॉ मटेरियल खरीदेगा। इससे क्या है, रॉ मटेरियल खरीदेगा तो वो जो जहां से 500 करोड़ में से, ठीक है, 500 करोड़ में से कम उसने 100 या 200 करोड़ का क्या ले लिया, रॉ मटेरियल ले लिया, ठीक है। उसने 100 करोड़ का क्या ले लिया, लेबर्स को हायर कर लिया, ठीक है। और भी जो उसके एडिशनल खर्चे हैं इसके अलावा 100 करोड़ के क्या हो गए, उसने जो इक्विपमेंट है, ठीक है, मशीनरी वगैरह है, उस पर लगा लिया। तो ये जो पैसे है ये क्या हो गया, इक्विपमेंट हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये क्या है, वापस इकोनॉमी में गया, ठीक है, वापस इकोनॉमी में गया। तो इससे क्या है, और भी लोगों को क्या मिला, देखो उसने लेबर लगाया तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, उसने रॉ मटेरियल खरीदा तो जो कंपनीज है जहां जो रॉ मटेरियल को सेल कर रही है उनके इनकम के सोर्स में वृद्धि हुई, ठीक है। जो इक्विपमेंट है वहां से हमारे इक्विपमेंट बिके, तो इससे क्या है, इसका क्या हुआ,
एक हमें इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हमें हमारे जो इनकम है उसमें वृद्धि हुई, मतलब कि इसका ये प्रारंभिक प्रभाव को बढ़ाता है। इस तरह से हमारा मल्टीप्लायर वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू केन्जियंस लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी द डिमांड फॉर मनी इन्फ्लुएंस बाय, भाई हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो भाई देखो जो डिमांड फॉर मनी है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है। तो भाई देखो लिक्विडिटी हम जो केन्जियंस का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हैं तो हम वहां पर डिमांड फॉर मनी में हम 3 तरीके की बात करते हैं। तो भाई देखो इसमें लिक्विडिटी प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। अकॉर्डिंग टू केन्जियंस लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी डिमांड फॉर मनी इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। तो भाई देखो हम पढ़ते हैं ट्रांजैक्शन डिमांड, प्रिकॉशनरी डिमांड, स्पेकुलेटिव डिमांड। ठीक है, ये तीनों हम मेनली यहाँ पर पूरे डिटेल में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें, ठीक है, इसमें कौन सा डिमांड फॉर मनी को इन्फ्लुएंस करता है, उसको प्रभावित करता है। तो भाई इंटरेस्ट रेट और एक्सपेक्टेड रेट ऑन मनी क्या होगी, ये उसकी मनी के लिक्विडिटी प्रेफरेंस की थ्योरी को यहाँ पर प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो भाई देखो ट्रांजैक्शन डिमांड में हम क्या पढ़ते हैं, द डिमांड फॉर मनी इज डिराइवन बाय नीड फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस टू कंडक्ट डे टू डे ट्रांजैक्शन। तो भाई देखो ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है हमारी लेन देन। लेन देन जैसे कि आपने दिन भर में जो भी कोई सामान खरीदा ऑन कैश, ठीक है, हम ऑनलाइन पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, आपने डेली कुछ सब्जी खरीदी, कोई फ्रूट्स खरीदे, कोई भी आपने डेली ट्रांजैक्शन की, पैसे का लेन देन किया, तो डे टू डे लाइफ में जो आप अपने बिजनेस में या अपने घर में जो भी खर्चे करते हैं वो हमारे ट्रांजैक्शन डिमांड होती है। प्रिकॉशनरी, पीपल होल्ड मनी एज प्रिकॉशनरी मेजर टू मीट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस इमरजेंसी, मतलब कि प्रिकॉशनरी मतलब कि कुछ किसी इमरजेंसी के लिए हम क्या करते हैं, पैसे को बचा के रखते हैं, हम की भविष्य में कोई अनहोनी ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कहीं आपको भविष्य में ये डर ना हो कि कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कोई आप बीमार ना पड़ जाओ, आपकी जॉब ना चले जाए, तो उसके लिए हम कुछ पार्ट अपनी इनकम का क्या करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, उसको बचा के रखते हैं। मतलब कि किसी कोई इमरजेंसी आ गई, कोई अनहोनी हो गई, उससे बचने के लिए। ठीक है, ये होता है हमारा प्रिकॉशनरी डिमांड। फिर आता है स्पेकुलेटिव डिमांड, डिमांड फॉर मनी ऑल्सो राइज इंडिविजुअल डिजायर टू होल्ड मनी या स्पेकुलेटिव एसेट्स। स्पेकुलेटिव एसेट्स होती है भाई हम लालच लगा लो या फिर सट्टाखोरी के उद्देश्य से लगा लो या फिर जुआ लगा लो, तो इसमें हम क्या है, हम ये उम्मीद करते हैं, हम रिस्क टेकर बन जाते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें अगर हम यहाँ पैसा आज इतना लगाएंगे तो हमें इन फ्यूचर इसका इतना रिटर्न मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर 1,000 रुपये इन्वेस्ट करूँ तो इन फ्यूचर मुझे इसका 20% एक्स्ट्रा मिलेगा 1 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, तो मैं वहां पर इन्वेस्ट करूंगी। तो यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट रेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डिमांड फॉर मनी में लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन लिक्विडिटी प्रेफरेंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड द डिमांड फॉर मनी। तो यहाँ पर लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि विपरीत संबंध है किसमें, इंटरेस्ट रेट में और डिमांड फॉर मनी में। एज इंटरेस्ट रेट राइज, जैसे ही हमारी ब्याज की दर वृद्धि होगी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, यानी कि जो हमारी मनी को होल्ड करने की जो क्षमता है वो इंक्रीज होगी, लीडिंग टू डिक्रीज द डिमांड फॉर मनी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी होता है वेग कह सकते हैं आप, गति कह सकते हैं। मनी की वेग से आप क्या समझते हैं, वेग लिख सकते हैं आप, इसको गति लिख सकते हैं। तो भाई देखो वेलोसिटी का मतलब होता है, जैसे कि देखो ये हमारी एक करेंसी है, ठीक है, मान लो ये एक 100 रुपए है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई ये हमारी करेंसी है, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। भाई ये 100 रुपए एक जगह से दूसरी जगह इकोनॉमी में कितनी बार सर्कुलेट हुआ, कितनी बार सर्कुलेट हुआ, ये इसकी वेलोसिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए की एक शॉपकीपर से सब्जी खरीदी, ठीक है, अब उस शॉपकीपर ने उन पैसे को क्या किया, उन शॉपकीपर ने सब्जी मंडी में जाके कुछ और सामान खरीद लिया। अब सब्जी मंडी वाले जो पर्सन ने उस पैसे को अपने किसी वर्कर को दे दिया। अब उस वर्कर ने अपने घर के लिए कुछ ग्रोसरी का सामान खरीद लिया और ग्रोसरी के जो शॉपकीपर है उसने वो पैसे आगे फैक्ट्री में दे दिया कुछ और सामान खरीदने के लिए। तो इस तरीके से जो वो पैसे का सर्कुलेशन है आगे से आगे चलता रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं, मनी का वेलोसिटी कहते हैं, यानी कि धन की गति या धन का वेग कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसका आंसर हो जाएगा कि द नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड्स विद इन द इकोनॉमी ऑन ए गिवन पीरियड। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। वेलोसिटी ऑफ मनी रेफर्स टू द रेट एट विच
मनी सर्कुलेट और चेंजेस हैंड्स विद इन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के दौरान, एक पर्टिकुलर समय के दौरान कितनी बार जो हमारे पैसे हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं एक से दूसरे पर्सन के द्वारा एक इकोनॉमी में। इट मेजर द स्पीड ऑफ एट विच, ये मेजर करती है स्पीड को, विच मनी इज यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन, जिसमें हम मनी की ट्रांजैक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। एंड रिफ्लेक्ट द फ्रीक्वेंसी, और जिस जो क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करती है। विद विच ए यूनिट ऑफ करेंसी स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें एक इकाई, मुद्रा की इकाई किसी गुड्स और सर्विस पर किस प्रकार खर्च की जाती है। ठीक है, तो भाई इसका आंसर हमारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिटी, एक निश्चित अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की एक इकाई कितनी बार बदलती है, कितने लोगों के द्वारा उसको लेन देन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन होता है हमारा अल्पकाल, ठीक है, थोड़ा से टाइम का जो ड्यूरेशन होता है। इन शॉर्ट टर्म पीरियड फिलिप्स कर्व सजेस्टेड दैट एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड विल लाइकली लीड टू, भाई देखो फिलिप्स कर्व की बात हो रही है, तो भाई फिलिप्स कर्व किसने दिया था, फिलिप्स कर्व दिया था एडब्ल्यू फिलिप्स ने। ठीक है, तो अल्पावधि में फिलिप्स कर्व बताता है कि कुल मांग में वृद्धि की संभावना होगी। तो भाई देखो यहाँ पर हम फिलिप्स कर्व की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि वो कह रहा है कि हायर इन्फ्लेशन होगा लोअर अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, किसमें, शॉर्ट टर्म में, किसमें, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है वो। ठीक है, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखो फिलिप्स कर्व सजेस्ट दैट एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, जब समग्र मांग में, कुल मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, लीड्स टू, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हायर इन्फ्लेशन, हायर का मतलब उच्च मात्रा में मुद्रास्फीति आएगी एंड लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है और बेरोजगारी है उसमें कमी आएगी। दिस रिलेशनशिप मेड इम्प्लाइज ट्रेड ऑफ बिटवीन, तो ये जो रिलेशनशिप है ये क्या बनाता है, ट्रेड ऑफ बनाता है, किसके बीच में, इन्फ्लेशन के और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। ऑफन रेफर्ड एज फिलिप्स ट्रेड ऑफ, जिसको हम फिलिप्स ट्रेड ऑफ के नाम से भी समझते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हायर इन्फ्लेशन एंड लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं जिसको शॉर्ट टर्म में हम हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द टर्म फिस्कल मल्टीप्लायर, जो टर्म है यानी कि राजकोषीय गुणक, वो क्या रेफर करती है, उससे हम क्या समझते हैं। तो भी देखो फिस्कल मल्टीप्लायर से हम क्या समझते हैं, तो देखो द टर्म फिस्कल मल्टीप्लायर रेफर्स टू द कंसेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट मेजर द इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। देखो भाई फिस्कल मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं, तो भाई हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ते ही पढ़ते हैं, और हमारे हमेशा ही किसी भी ऐप एग्जाम की बात कर लो, यहाँ से सुपर श्योर क्वेश्चन आते हैं फिस्कल पॉलिसी का और मॉनेटरी पॉलिसी का। तो फिस्कल मल्टीप्लायर फिस्कल पॉलिसी से ही जुड़ा होगा, तो फिस्कल मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो क्या मेजर करता है, फिस्कल पॉलिसी का जो चेंज है ओवरऑल इकोनॉमी का आउटपुट और जीडीपी पर क्या पड़ता है, वही हम फिस्कल मल्टीप्लायर में चेक करते हैं। इट क्वांटिफाइज हाउ चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब कि देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि फिस्कल पॉलिसी में क्या पढ़ते हैं, फिस्कल पॉलिसी में हम पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी को कौन हैंडल करता है, फिस्कल पॉलिसी को हमारी गवर्नमेंट हैंडल करती है। इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस कलेक्ट करती है, रेवेन्यू कलेक्ट करती है, जो भी गवर्नमेंट के इनकम के सोर्सेज है वहां पर, फिर गवर्नमेंट उनको किस किस तरीके से किन किन जगह पर अपनी स्पेंडिंग करेगी, कहाँ पर वेलफेयर प्रोजेक्ट करेगी, कहाँ पर उसको खर्च करेगी, इस पर वो काम करती है। तो ये क्या बताता है फिस्कल मल्टीप्लायर, हाउ चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड एंड कंसिक्वेंटली लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये बताता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, इनके जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं, टैक्सेशन है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग यानी कि पूरी इकोनॉमी में लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही हमारे फिस्कल मल्टीप्लायर बताता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा द इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी मेजर चेंजेस इन जीडीपी, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन्फ्लेशन इन इंडिया मेजर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस इंडिकेटर्स। तो भाई देखो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन होता है मुद्रास्फीति। इंडिया में, हमारे देश में हम इनमें से किस इंडेक्सेस पर या किस इंडेक्स पर, इंडिकेटर पर इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति को मेजर करते हैं, उसका माप करते हैं। तो भाई देखो हम इन्फ्लेशन को हम मेजर करते हैं WPI पर, होल सेल प्राइस इंडेक्स पर। कैसे, देखो भाई इन्फ्लेशन इन इंडिया मेजर्ड ऑन
wholesale price index WPI, the wholesale price index is based on price of fewer relevant commodities over a commodities available। तो मतलब कि क्या है, हम सभी होलसेल प्राइस है वो बेस है प्राइस ऑफ फ्यू रेलेवेंट कमोडिटीज, मतलब कि कुछ ही रेलेवेंट कमोडिटीज पर ओवर कमोडिटीज अवेलेबल, जितनी भी कमोडिटीज अवेलेबल है उनमें से कुछ ही पर ये रेलेवेंट पर अवेलेबल है। और ये क्या है, होल सेल पर यानी कि होल ऑफ इकोनॉमी की बात करती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम कंज्यूमर गुड्स की या फिर इसकी बात करते हैं, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स पूरी होल इकोनॉमी में कंसिडर करते हैं। तो इसमें का आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन को हम मेजर होलसेल प्राइस इंडेक्स पर करते हैं, इसका आंसर हमारा WPI हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आज की ये क्लास होती है हमारी कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्लासेस और भी इंपॉर्टेंट क्लासेस यहाँ पर जरूर आएंगे, ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी ही हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।